गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग 12वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक ना। और आज जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, ठीक। जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये जो प्रणाली है इसे 4 भाग में क्या बांटा जाता है। एबीयू है क्या, ये हम लोग का ग्रुप क्या कहलाता है कि ब्लड ग्रुप है, ठीक ना। तो ब्लड ग्रुप को कितने भाग में बांट दिया जाता है, 4 भाग में, ए बी ए बी ओ, ठीक ना। ओ को क्या कहते हैं, आईबी बोला जाता है। एल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ये आई क्या कहलाता है कि ए होता है आईबी, और उसके बाद आई। आई जो है ये हम लोग का आई की जगह पर ओ भी बोल सकते हैं, ओके। ए बी कहने का मतलब क्या होता है, ए बी क्या होता है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसीव, मतलब कि ये क्या कहलाता है कि किसी किसी का भी खून क्या कर लेगा, ले लेगा, जिसका क्या रहेगा, ए बी रहेगा। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब किसी भी ग्रुप को ये क्या कर सकता है, दे सकता है, ओके। चलिए और यहाँ पर क्या दिया है कि कोडिमिनेंस क्या होता है, ए और बी को क्या कहते हैं, कोडिमिनेंस कहते हैं, ठीक ना, ए और बी ग्रुप को, ठीक। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा क्यों होता है, जीन द्वारा होता है। आप लोग को पहले से ही बताते हैं कि जीन क्या कहलाता है हम लोग का, मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है वो हम लोग का जीन ही होता है। और जो क्या कहलाता है कि अगर बोलेंगे कि किसी का गुण लक्षण, किसी पर्सन का गुण लक्षण किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जीन। और उसके माता पिता का जो जीन होता है उसी के द्वारा क्या जो संतान का जीन होता है उस पर निर्भर करता है, किस पर, माता पिता के जीन पर, ठीक ना। यह एक क्या है हम लोग का, तो मेडेलियन इनहेरिटेंस का उदाहरण देता है कौन, जो जीन है ये इसका उदाहरण देता है, इसे बोलेंगे मेडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है, जो क्वेश्चन आता है आप लोग को हम बता देते हैं। मेंडल का जो तीसरा नियम है, मेंडल का तीसरा नियम और दूसरा नियम, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक। अब देखिए यहाँ तो बस इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ बता रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एबीयू प्रणाली चिकित्सा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप लोग क्या कहलाता है कि इलाज कराने जाते हैं, आपका तबीयत ज्यादा खराब है तो उसमें देता है ना जी, क्या बोलता है कि ब्लड ग्रुप क्या चेक करा कर लाइए, ठीक। या बहुत सारे जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी, या क्या कहलाता है कि प्राइवेट जॉब में भी आपका ब्लड ग्रुप मांगता है, ठीक ना। चलते हैं आगे, मेंडल के नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। मेंडल का नियम के बारे में यहाँ पर जस्ट समझेंगे। मेंडल के द्वारा जो दूसरा जो नियम दिया गया था, दूसरा नियम समझिएगा, कह रहा है दूसरा नंबर नियम क्या था, विसंयोजन का नियम। याद रखना है मेंडल का दूसरा नियम क्या था जी, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम क्या था, ध्यान समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए उपस्थित दोनों एलील एक साथ रहते हैं। दोनों एलील कहने का मतलब माता का भी जीन और पिता का भी जीन दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक। चलिए, लेकिन युग्मक निर्माण के समय ये अलग अलग हो जाते हैं। जब युग्मक निर्माण होता है, ठीक ना, मेल गेमेट्स जो फीमेल गेमेट्स होता है, शुक्राणु अंडाणु जो होता है, जब युग्मक निर्माण होता है दोनों एलील क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए, पीछे भी क्लास में बताए हैं, यदि पूछेंगे हम, क्या पूछेंगे, देखिए आगे बता रहे थे क्या कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं, ठीक ना। किसी का भी किसी संतान का क्या कहलाता है, लक्षण निर्धारित किया जाता है तो कितना एलील होंगे, 2 एलील होंगे, ठीक। ये एलील युग्म में रहते हैं। युग्म कहने का मतलब पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, ठीक। युग्मक निर्माण के समय ये अलग हो जाते हैं, पहले ही बताए जब युग्मक का निर्माण होता है, जैसे मेल गेमेट्स में क्या कहलाता है, शुक्राणु आ जाता है, फीमेल गेमेट्स में क्या अंडाणु आ जाता है, उस समय क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पहले बताएं प्रत्येक युग्मक में केवल एक एलील जाता है, मतलब कि जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो उस समय अलग होकर एक युग्मक में एक ही एलील जाएगा। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, दूसरा भी नाम होता है। अगर चलते हैं यहाँ पर युग्मकों की शुद्धता का नियम, एक यह शुद्धता का नियम क्या होता है समझते हैं कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। अब देखिए यहाँ पर इसे क्यों बोलते हैं, इसे बोले हैं अन्य नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है। अभी बताए कि जो हम लोग का क्या कहलाता है कि एलील बता रहे पेयर में जाता है, जब युग्मक बनता है तो उसमें कितना एलील जाएगा, एक ही सिंगल एलील जाएगा। तो अब बताएं कि इसे दूसरा भी नाम से जानते हैं, क्यों नाम से दूसरा नाम से जानते हैं, क्या नाम से, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब शुद्धता सर शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग हुआ है सर जी, तो शुद्धता इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि सिर्फ इसमें कितने एलील जाते हैं, कितने एलील, एक ही एलील जाते हैं।
जब 2 एलिल जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, और जब 1 एलिल जाता है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, ले लेते हैं टीटी, मतलब लंबा पौधा। ये दोनों क्या कहलाता है, पौधा का रहेगा लंबा ही रहेगा, ठीक ना। अब ये क्या कहलाता है, युग्मक हो जाएगा। दोनों देखिए, ये भी क्या है हम लोग का एक पौधा, ये भी एक पौधा है, दोनों को क्या लिया गया है, लंबाई को लिया गया, ठीक। अब चलते हैं, संकर में क्या है पता है ना, एक तो छोटा हो जाता है, एक तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बौना हो जाता है, ठीक। तो देखिए ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, तो उसे संकर बोलते हैं। इसमें युग्मक में देखिए ये टी हो जाएगा, बड़ा वाला टी मतलब ये लंबा वाला हो जाएगा, ये मतलब छोटा वाला मतलब बौना वाला हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यह कह रहा है यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है, जो दूसरा नियम बता रही है, किसका नियम है जी, मेंडल का दूसरा नियम, किसका नियम है, मेंडल का दूसरा नियम है। मेंडल का कौन सा नियम, दूसरा नियम है। मेंडल का कौन सा नियम है, दूसरा नियम याद रखना है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण क्यों है समझते हैं। यह क्या बताता है, ये लक्षण जीन नियंत्रित होते हैं, मतलब क्या कहलाता है कि इसी लक्षण के द्वारा किसी भी शरीर में, मानव शरीर में किसको नियंत्रित किया जाता है, जीन को। जीनी रूपी देखिए जितना भी मानव शरीर है सब में क्या जीन से ही बना होता है, उसमें जीन रहता है। जितना भी लक्षण निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, जीन के ही द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं आप लोग को क्या पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए। यदि साइंस आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज्यादा मेहनत कीजिएगा। जब ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोग, तो जो आपका आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, और जब आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो जीन का जो गुण है ना वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और जब जीन आपका बढ़ेगा, तो जब आपका संतान होगा तो संतान का जीन किस पर निर्भर करेगा, माता पिता पर। माता पिता पर निर्भर करता है ना जी, सेम टू सेम, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक। चलिए ठीक है ना, ये क्या यहाँ से आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं। अब जीन क्या कर जोड़े में रहते हैं, संतान में लक्षणों का सही वितरण इसी नियम से क्या करना से समझ आता है। मतलब अभी बार बार बता रहे हैं कि संतान में जो जितना भी लक्षण होता है, जो हम क्या कहते हैं, मेंडल का जो दूसरा नियम बता रहे हैं, इसी के क्या कहते हैं, इसी नियम के द्वारा मतलब उसमें भी लक्षण निर्धारित किया जाता है। यह सार्वभौमिक नियम क्यों है, सार्वभौमिक मतलब सभी का नियम क्यों है, ठीक ना, क्योंकि यह लगभग सभी जीवों में लागू होता है। जो मेंडल का दूसरा नियम है ये सभी जीवों में निर्धारित होता है। इसीलिए यार हम घूम घूम कर जितने लोग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 400 प्लस नंबर लाए थे, बच्चे भी लाए थे, उन लोगों को क्यों बताया जा रहा है कि साइंस लेने के लिए, इसीलिए यदि आपका ज्यादा नंबर आया है, आपका उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। यदि आपका ज्यादा नंबर आया है, आपका उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, आप मेहनत की है। बिकॉज अगर बात करेंगे कि आपकी मम्मी उतना मतलब कि नहीं पढ़ी है, ठीक ना, और उतना भी दिमाग नहीं लगाती है, लेकिन आपकी मम्मी ज्यादा दिमाग लगाती है, आपकी मम्मी ज्यादा दिमाग लगाती है। दिमाग लगाती कैसे है, उनके पास दिमाग है तब न लगा रही है, और उन्हीं के जीनी रूपी आप लोग संतान है। जब माता पिता का जीन रूपी क्या कहलाता है कि डेवलप रहता है, तब उसी के आधार पर उनके संतान का भी क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक। चलिए इसमें बहुत कम अपवाद मिलते हैं, इसमें अपवाद उतना मिलता होता नहीं है, ठीक ना। अगर बात करेंगे यह किस अवस्था में होता है, मेंडल का दूसरा नियम किस अवस्था में होता है, मियोसिस के याद रखना है, एनाफेज में होता है। जब मियोसिस रहेगा, एनाफेज रहेगा, अगले क्लास में हम मियोसिस क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, आप लोग को क्या करते हैं समझा देंगे, ठीक ना। मेंडल का तीसरा नियम समझते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगर आएगा मेंडल का नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसमें क्या होता है थोड़ा समझते हैं। इसमें होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक, ये पहले से ही बताए हैं, लगभग तीसरा चौथा बार बता रहे हैं ये नियम, ठीक है ना। तीसरा नियम, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो एक लक्षण का वितरण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होता है। ये बताए हैं, तीसरा चौथा बार बता रहे हैं ना, कि जब दो क्या कहलाता है, कि जब दो पौधों को क्या कहलाता है एक साथ लक्षण मिलाया जाता है, तब पहला पौधों का लक्षण दूसरा पौधा से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यही बात क्या कहलाता है, मेंडल साहब अपने कौन से स्वतंत्र अभिवन के नियम में क्या कहलाते हैं, बताए थे, और इसको कौन सा नियम कहते हैं, तीसरा नियम कहते हैं, ठीक ना। यदि क्या कहलाता है कि एक पौधा का लक्षण दूसरे पौधा के लक्षण को क्या करते हैं हम लोग, संयोजन किया जाता है, तो होता क्या है, पहला पौधा का लक्षण दूसरे पौधा के लक्षण से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कहलाते हैं, बस इसे यही लास्ट रहेगा, ठीक ना। क्या कर रहा है, मेंडल के वंश गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम तो अभी बताया, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, अभिवन का नियम। इसे थोड़ा सा विस्तार समझ लीजिए। यानी मेंडल द्वारा किए गए द्विसंक्रमण
के परिणामों पर आधारित है। संकरण क्या है सर जी? संकरण एक बार फिर से बता देते हैं। जब क्या कहलाता है कि मानव में प्रजनन होता है, ठीक ना, और पौधों में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। बस इसको क्या कहलाता है? जब अलग अलग रहता है लक्षण, जैसे कि वो लंबा रहेगा, एगो बौना रहेगा, तो उसे संकर कहेंगे। उस पौधा को क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। ठीक, थोड़ा इसमें समझते हैं। जब किसी संकरण में लक्षणों के 2 या 2 से अधिक जोड़े लिए जाते हैं, बोले हैं 2 या 2 से अधिक जोड़ा किया जाएगा, ठीक है ना। जोड़ा मतलब एगो में रहेगा 2 गो, एक जोड़ा में 2 गो या 2 जोड़ा में 4 गो। तो एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यही तो बस याद रखना है कि यदि हम लोग 2 पौधा लेते हैं, ठीक ना, 2 पौधा, तीसरा नियम क्या बताता है? यदि 2 पौधा लेते हैं तो और दोनों को क्या संकरण कराया जाता है, तो पहला पौधा का लक्षण दूसरा पौधा के लक्षण से क्या होगा? स्वतंत्र होता है। याद रखना ये तीसरा नियम, ठीक ना। इसे ही स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जैसे उदाहरण लेते हैं, यदि हम गोल व पीले क्या कहलाते हैं बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार व हरे बीजों वाले पौधे से कराते हैं, तो बीजों का आकार और उनका रंग एक दूसरे से क्या होगा? स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाता है। मतलब कि सेम टू सेम वैसा ही नहीं रहेगा, वो क्या होगा? अगला भी हम लोग का बन जाएगा। और एक चीज बताते हैं, जैसे अगर मानव में हम बात करेंगे तो एक पौधे को बताए थे मेंडल साहब, ठीक ना। मानव में बात करते हैं तो जीनी रूपी तो होता ही है, वातावरण पर भी हम लोग का क्या कहलाता है कि प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण, जिस वातावरण में संतान को रखते हैं, जिस वातावरण में बच्चों को रखते हैं, उसी के अनुसार ढलता है। तो सिर्फ वातावरण नहीं, सिर्फ वातावरण नहीं, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी और प्लस में वातावरण, वातावरण, तब क्या होगा? संतान का गुण का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक ना। संतान के गुण का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक ठीक, आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।